हेलो दोस्तों, एक बार फिर से माधव की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान इतिहास के बारे में बात कर रहे थे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था मेवाड़ का इतिहास। तो मेवाड़ के इतिहास में शक्ति कुमार शासक तक हमने बात की थी। उसके आगे बात करते हैं, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठिए और साथ में आप नोट्स बनाते रहिए। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखो, शासक आता है रण सिंह। कौन सा शासक आता है? रण सिंह। आराम से समझने की कोशिश करना। रण सिंह शासन की बात करें, इसका जो टाइम पीरियड आता है वो आता है 1158 से लगाकर 1158 से 1168 के बीच ये उनका शासन काल रहता है। किसका? रण सिंह का। रण सिंह क्या करता है कि गोहिल वंश, कौन से गोहिल वंश का क्या कर देता है? बंटवारा करता है। किसका करता है? गोहिल वंश का बंटवारा कर लेता है। गोहिल वंश का बंटवारा करता है और गोहिल वंश का बंटवारा करता है अपने दो पुत्र को। एक पुत्र का नाम था, जिसका नाम क्षेत्र सिंह था। क्या था? क्षेत्र सिंह। रण सिंह के एक बेटे का नाम क्षेत्र सिंह था और दूसरे बेटे की बात करें, उसका नाम आता है राहाव। क्या नाम आता है? राहाव। तो रण सिंह ने गोहिल वंश का बंटवारा अपने दो पुत्रों में किया। तो गोहिल वंश का क्या करता है? बंटवारा करता है। ये आपको इस प्रकार, जैसे मैं आपको नोट बना रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनाने हैं। अब देखो, जो क्षेत्र सिंह था उसकी शाखा का नाम रावल शाखा। कौन सी शाखा? रावल शाखा। जो राहाव था उसकी जो शाखा थी वो थी राणा शाखा। कौन सी शाखा? राणा शाखा। याद रखना है, ठीक है। और रावल शाखा ने कहाँ पर शासन किया? मेवाड़ पर शासन किया। मेवाड़ पर शासन किया। ये बात आपको याद रखनी है। जो क्षेत्र सिंह की रावल शाखा थी वो कहाँ पर शासन करती है? मेवाड़ पर शासन करती है। और जो राणा शाखा थे वो सिसोदा गांव के ठिकानेदार थे। सिसोदा गांव के ठिकानेदार कौन थे? राणा शाखा के संस्थापक राहाव। आगे बात करते हैं। अब देखो, जो क्षेत्र सिंह की बात करेंगे कि क्षेत्र सिंह के कितने पुत्र थे, क्या बातें थी, तो शुरू करते हैं आगे। इतना आप थोड़ा सा डायग्राम बनाइए अपनी कॉपी पे। बात करते हैं क्षेत्र सिंह की। अब क्षेत्र सिंह शासक बना रण सिंह के बाद में। तो क्षेत्र सिंह के दो पुत्र थे, वो आपको याद रखना है। एक था रावल सामंत सिंह। कौन था? रावल सामंत सिंह। ये भी आपको याद रखना है। एक पुत्र का नाम था रावल सामंत सिंह और दूसरे पुत्र का नाम था रावल कुमार सिंह। कौन सा? रावल कुमार सिंह आपको याद रखना है। अब देखो, इधर नाडोल की बात करें तो नाडोल कहाँ पर आता था? पाली में। कहाँ पर आता है? पाली में। और नाडोल के एक शासक आता है जिसका नाम था कीर्तिपाल। कौन सा शासक? कीर्तिपाल चौहान। सर, ये कीर्तिपाल चौहान कैसे आया बीच में, इसके बारे में भी कहानी आपको समझना है।
कीर्तिपाल चौहान वो पृथ्वीबाई से क्या करता था, प्रेम करता था। पृथ्वीबाई से क्या करता था, प्रेम करता था। और ये पृथ्वीबाई कौन थी, ये पृथ्वीबाई थी पृथ्वीराज सेकंड की, पृथ्वीराज सेकंड की बहन थी। पृथ्वीराज सेकंड की क्या थी, बहन थी। ठीक है, अब देखो कीर्तिपाल चौहान पृथ्वीबाई से प्रेम करता था। पृथ्वीराज सेकंड की बहन थी और पृथ्वीराज सेकंड ने पृथ्वीबाई का विवाह किससे कर दिया गया, सामंत सिंह से किया। किससे किया, सामंत सिंह से किया। तो ये कीर्तिपाल चौहान नाराज हो गया और उसने क्या करता है, कीर्तिपाल चौहान करता है मेवाड़ पर अधिकार। मेवाड़ पर क्या करता है, अधिकार करता है। किसके लिए, पृथ्वीबाई के लिए। और मेवाड़ पर अधिकार करके सामंत सिंह कहाँ जाता है, वागड़ चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, वागड़ चले जाते हैं। और वागड़ में 1178 ईस्वी में 1178 में गुइल वंश की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं, गुइल वंश की स्थापना करते हैं। कहाँ पर स्थापना करते हैं, वागड़ में स्थापना करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद में देखो रावल कुमार उसका भाई है, तो सामंत सिंह पर आक्रमण होता है, कीर्तिपाल चौहान करता है, तो इसको सहन नहीं हुआ, तो इसने क्या किया, इसने मेवाड़ पर पुण्य अधिकार किया। मेवाड़ पर क्या किया, पुण्य अधिकार किया। किसने अधिकार किया, कुमार सिंह ने किया, याद रखना है। तो आक्रमण किसके लिए हुआ, पृथ्वीबाई एक कारण थी, जो कीर्तिपाल चौहान क्या करता था, पृथ्वीबाई का से प्रेम करता था और पृथ्वीराज सेकंड की बहन की, जिसका विवाह कहाँ हो गया, सामंत सिंह से हो गया। इस प्रकार से कीर्तिपाल चौहान नाराज हुआ और उसने मेवाड़ पर आक्रमण किया। और मेवाड़ पर आक्रमण करते ही जो रावल सामंत सिंह थे वो भागकर कहाँ चले गए, वागड़ चले गए। और वागड़ जाकर क्या कर दिया, 1178 में गुइल वंश की स्थापना की और वापस पुण्य अधिकार कौन करता है, मेवाड़ पर, कीर्तिपाल चौहान को हटाकर ये करता है रावल कुमार सिंह। तो ये आपकी कहानी समझ में आई होगी, तो आप इतना सा नोट कीजिए। अब देखो मेवाड़ का अगला शासक आता है जत्र सिंह। कौन आता है, जत्र सिंह। जत्र सिंह का जो टाइम पीरियड है वो 1213 से लगाकर 1253 के तक इसका जो समय काल है, यानी शासन काल है। बात करते हैं जत्र सिंह ने क्या कहा। जत्र सिंह ने सबसे पहले नाडोल पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया, नाडोल पर आक्रमण करता है। कौन करता है, जत्र सिंह। जब नाडोल पर आक्रमण किया उस समय नाडोल का शासक कौन था, तो नाडोल का शासक था उदय सिंह। कौन था शासक, नाडोल का शासक था उदय सिंह। तो नाडोल पर आक्रमण किया तो नाडोल का शासक उदय सिंह था और उदय सिंह ने अपनी पोती को, किसको, अपनी पोती का नाम क्या था, रूपा देवी। रूपा देवी। और रूपा देवी का जो विवाह है वो किससे कर दिया, रूपा देवी का विवाह किससे कर दिया, तेज सिंह से किया। और तेज सिंह कौन था, जत्र सिंह का पुत्र था। जत्र सिंह का पुत्र था। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जत्र सिंह ने नाडोल पर आक्रमण किया तो नाडोल का शासक था
उदय सिंह ने अपनी पोती रूपा देवी का विवाह तेज सिंह से किया और तेज सिंह कौन था? जैत्र सिंह का पुत्र था। अगली बात आता है, अगला एक युद्ध आता है जिसका नाम है भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध की बात करें, ये कब होता है? भूताला का युद्ध ये होता है 1222 से लगाकर 27 के मध्य होता है। किसके मध्य होता है? ये दो के मध्य होता है। एक तरफ तो जैत्र सिंह था, एक तरफ तो जैत्र सिंह और दूसरा था इल्तुत, कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश कहाँ का शासक था? दिल्ली का शासक था। कहाँ का शासक था? दिल्ली का शासक था। अब देखो, जैत्र सिंह का जो सेनापति थे वो सेनापति कौन कौन थे, ये बात याद रखना है। ये भूताला के युद्ध में जैत्र सिंह के सेनापति कौन कौन थे? एक तो था मदन, एक था बादल। मदन वह बादल, मदन वह बादल, आपको याद रखना है। और इल्तुतमिश ने क्या किया? भागती सेना ने नागदा को लूटा। इल्तुतमिश की जो भागती सेना थी, भागती सेना, भागते हुए इस युद्ध में भागती सेना ने क्या किया? नागदा को लूटा। किसको लूटा? नागदा को लूटा। सर, नागदा कहाँ थी? मेवाड़ की राजधानी थी, जैत्र सिंह ने बनाई थी। और किसने लूटा? इल्तुतमिश ने लूटा। अब इसके बाद में राजधानी क्या होती है? राजधानी चित्तौड़। राजधानी कौन सी थी? चित्तौड़। नसरुद्दीन मोहम्मद का आक्रमण होता है 1248 में। 1248 में जैत्र सिंह जब शासक था तो मेवाड़ पर नसरुद्दीन मोहम्मद का आक्रमण होता है। वो असफल आक्रमण रहता है। तो ये लैंड भी आपको लिखनी है। क्या नाम लिखनी है? नसरुद्दीन मोहम्मद का आक्रमण कब किया? 1248 में किया रहा, असफल रहा, मतलब अधिकार न कर पाया। और क्या है बातें कि शासनकाल, जैत्र सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहलाता है। ये बात याद रखना है कि इस जो जैत्र सिंह का जो शासनकाल है, जैत्र सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का क्या कहलाता है? स्वर्णकाल कहलाता है। स्वर्णकाल कहलाता है। स्वर्णकाल कहलाता है। अब देखो, जैत्र सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहलाता है। तो स्वर्णकाल ये किसने कहा था? तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ये कहा था डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। किसने कहा था? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था। दशरथ शर्मा ने कहा था। ये भी बात आपको याद रखनी। परीक्षा एग्जाम में कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है। तो थोड़ी सी जानकारी आपको याद रखनी है कि मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल किस शासन के शासनकाल को कहा जाता है? तो जैत्र सिंह का जो टाइम पीरियड है 1213 से लगाकर 1253 के मध्य। अगले शासक की बात करते हैं तो जैत्र सिंह का जो पुत्र था तेज सिंह, वो बनता है मेवाड़ का शासक। अब देखो, उसके काल में क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो जो चीज़ें आप मैं नोट करवा रहा हूँ वो अपनी कॉपी पे ज़रूर नोट करना। ये देखो, एकदम फ्री क्लास है, किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है। तो आप आराम से पढ़िए, तसल्ली से पढ़िए, बढ़िया मस्त होके।
अगला शासक बनता है तेज सिंह। कौन बनता है? तेज सिंह। सर तेज सिंह का जो शासन काल है वो 1253 से लगाकर 1267 तक इसका जो शासन काल रहता है। बात करें तेज सिंह की क्या क्या उपाधियां थी, तो एक थी परम बट्टारक और एक उपाधि थी महाराजा धीराज। ये दूसरी उपाधि थी। और एक और उपाधि थी परमेश्वर। कौन सी उपाधि? परमेश्वर। ये आपको याद रखना है। एक परम बट्टारक और महाराजा धीराज और परमेश्वर, ये किसकी उपाधि थी? तेज सिंह की उपाधियां थी। अब देखो इनके जो काल में दिल्ली के गयासुद्दीन बलबन का आक्रमण होता है। तो लिखिए, ये लर्निंग आपको याद रखनी है कि गयासुद्दीन बलबन क्या करता है? आक्रमण करता है। सर कब करता है? तो गयासुद्दीन आक्रमण कब करता है? 1253 में बने, 53 में और 54 के मध्य करता है। ये टाइम पीरियड है इसका जो आक्रमण करने का। और वो कैसे रहता है आक्रमण? अधिकार कर पाता है या नहीं? असफल रहता है। क्या रहता है? असफल रहता है। किसका आक्रमण असफल रहता है? गयासुद्दीन बलबन का। इसके बाद बात करें कि जो तेज सिंह थे उसकी पत्नी का नाम क्या था? अब तेज सिंह की एक पत्नी का नाम तो रूपा देवी था, जो तेज सिंह उससे प्रेम करता था। ठीक है ना? और देखिए इसकी पत्नी एक थी जेतल देवी। पत्नी की बात करें तो इसकी पत्नी थी जेतल देवी। जेतल देवी ने चित्तौड़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया श्याम पार्श्वनाथ का। किसका? श्याम पार्श्वनाथ का। तो इसने एक मंदिर बनवाया। क्या मंदिर बनवाया? श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर। कहाँ पर बना था? चित्तौड़। ये इसका जो थोड़ा सा फैक्ट याद रखना है। इसके बाद में तेज सिंह के समय सारण प्रतिक्रमण सूत्रशुनि नामक चित्रित ग्रंथ आपको याद रखना है। तेज सिंह के समय सावन प्रतिक्रमण सूत्र सुरणी नामक ग्रंथ चित्रित हुआ। देखो तेज सिंह के समय श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र सुनी नामक ग्रंथ चित्रित हुआ और इसके चित्रकार कौन थे? कमल चंद्र था। और कब हुआ? 1260 ईस्वी में। आपको याद रखना है। तो ये मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। किसके शासन काल में? तेज सिंह के शासन काल में।
अब तेज सिंह के बाद में कौन शासक बनता है? समर सिंह। तेज सिंह के बाद में समर सिंह शासन बनता है। अब देखो शासन बनता है समर सिंह। समर सिंह का जो टाइम पीरियड है वो है 1267 से लगाकर 1302 तक। ये समर सिंह का शासनकाल है। समर सिंह तुर्कों से गुजरात का उदारक नामक उपाधि का उल्लेख मिलता है। तुर्कों से गुजरात का उदारक नामक उपाधि, तुर्कों से क्या प्राप्त की उसने? गुजरात का उदारक। गुजरात का उदारक ये एक उपाधि है जिसका उल्लेख कहाँ मिलता है? आबू शिलालेख में। कहाँ मिलता है? आबू शिलालेख में मिलता है। शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी की सेना से गुजरात अभियान के तहत कर वसूला गया। अब देखो समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से, किसकी सेना से? अलाउद्दीन खिलजी की सेना से गुजरात अभियान के तहत क्या वसूला गया? कर वसूला गया। ये भी आपको लाइन याद रखनी है। इसके शासनकाल में हुआ ये। अलाउद्दीन खिलजी की सेना से गुजरात अभियान के तहत क्या वसूला गया? कर वसूला गया। किसके द्वारा? समर सिंह के द्वारा। और जैन विद्वान इसके काल में थे, जिसका नाम, इसके काल में 2 जैन विद्वान थे, यानी दरबारी कवि कह सकते हैं या दरबारी विद्वान कह सकते हैं। कौन कौन थे उसके बारे में बात करें। एक तो था रत्न प्रभु सूरी, और एक था पार्श्व संद। ये 2 विद्वानों के नाम आपको याद रखना है। अब यहाँ से इसके बाद में जो शासक बनता है वहां से हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी हासिल करनी जरूरी है, क्योंकि इतने तक तो ये नॉर्मल था। अब जो इतिहास स्टार्ट होगा मेवाड़ का, अब जो धमाकेदार बैठेंगे साथ होगा। तो उसके बाद समर सिंह, बात करें समर सिंह के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र। एक का नाम था कुंभकर्ण। क्या नाम था? कुंभकर्ण। दूसरे का नाम था रतन सिंह। तो रतन सिंह से आप बहुत ज़्यादा परिचित होंगे, क्योंकि रतन सिंह के बारे में आपने बहुत सारा पढ़ा होगा। रतन सिंह कौन था? रतन सिंह की रानी नाम पद्मनी था। पद्मनी के लिए अलाउद्दीन किसने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो ये सारी जानकारी किसके बारे में पढ़ेंगे? रतन सिंह के समय पढ़ेंगे। तो समर सिंह की बात करें तो समर सिंह के 2 पुत्र थे। पुत्रों की बात आती है तो इसके पुत्र कितने थे? पुत्र से 2 थे। कौन कौन से थे उसका भी ध्यान रखना है। एक था कुंभकर्ण और एक था रतन सिंह। कौन था? रतन सिंह। एक तो कुंभकर्ण था, एक था रतन सिंह। कुंभकर्ण ने नेपाल में गुइल वंश की स्थापना की। जो कुंभकर्ण था उसने क्या किया? नेपाल में क्या कर दी? गुइल वंश की स्थापना की।
गुइल वंश की स्थापना की। ये बात भी आपको याद रखनी है। और रतन सिंह ने क्या किया? रतन सिंह ने चित्तौड़ का शासन किया। तो ये रतन सिंह चित्तौड़ का शासक बनता है। चित्तौड़ का क्या बनता है? शासक बनता है। शासक बना। तो दो बातें आपको याद रखना है। समर सिंह तुर्कों से गुजरात का उदारक नामक उपाधि हासिल की। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? आब्रुक का शिलालेख में मिलता है। और अलाउद्दीन खिलजी की सेना से क्या किया? सेना से आपको याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना से गुजरात अभियान के तहत क्या वसूला गया? कर वसूला गया। और इस समर सिंह के काल में दो विद्वान थे, एक रतन परमेश्वरी और पार्श्वर संत। और समर सिंह के दो पुत्र थे, एक नाम कुंभकर्ण, दूसरा रतन सिंह। कुंभकर्ण नेपाल चले गए और नेपाल में जाकर क्या किया? इन्होंने गुइल वंश की स्थापना कर ली। और रतन सिंह जा पीछे बैठा, चित्तौड़ का शासक बन गया। तो ये हो गया समर सिंह के बारे में। अब हम मेवाड़ के इतिहास की बात करें तो मेवाड़ का इतिहास में दूसरा अगला शासक बनता है रतन सिंह। कौन बनता है? रतन सिंह। और रतन सिंह था वो रावल शाखा का अंतिम शासक था। तो बात करते हैं रतन सिंह के बारे में। अब बात करते हैं रतन सिंह के बारे में। तो रतन सिंह शासक बनता है। कौन बनता है? रतन सिंह। तो आपको याद रखना है रतन सिंह के बारे में पहली बात कि रतन सिंह का शासन काल कहाँ से कहाँ तक रहा? 1302 में बनता है और 1303 में गिला उड़ जाता है। अब देखो, पहली बात ये याद रखना है कि रतन सिंह के बारे में पहली बात रावल शाखा का अंतिम शासक, रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? रतन सिंह। ये बात आपको याद रखनी है। अब रतन सिंह के बारे में जानकारी हमें किन किन ग्रंथों से मिलती है, उन ग्रंथों के नाम भी आपको याद रखना है। दो ग्रंथ आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट। एक ग्रंथ का नाम है पद्मावत। सर ये पद्मावत ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक की बात करें मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी इसके लेखक। इसकी भाषा की बात करें सर, भाषा कौन सी है? जो पद्मावत की भाषा है वो अवधी भाषा में है। किस भाषा में है? अवधी भाषा में। और कब लिखा गया है? ये लिखा गया है 1540 में लिखा गया। भाषा अवधि 1540 में लिखा गया। ये पद्मावत में किसकी जानकारी मिलती है? रतन सिंह की जानकारी मिलती है। दूसरा एक ग्रंथ और आता है जिसका नाम है खजाइन उल फतू। और इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे अमीर खुसरो। ये बात आपको याद रखनी है। पहली बात रतन सिंह का शासन काल याद रखना है, क्योंकि शासक इम्पोर्टेंट है तो शासन काल भी पूछा जा सकता है। 1302 से 1303 रावल शाखा का अंतिम शासक। जानकारी पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। किस भाषा में लिखा हुआ है? अवधी भाषा में। कब लिखा? 1540 में।
और एक दूसरा ग्रंथ और आता है खजाइन उल फतूह, ये किसका है? अमीर खुसरो का। तो ये बातें होती हैं। इसके बाद में इसकी पत्नियों का बात करें। सर पत्नी 2 थी। पत्नियां कितनी थी इसकी? 2 थी। एक के बारे में हमने सुना है, पद्मावती के बारे में, जो मैं पद्मावती की तो इसके शासन काल में महत्वपूर्ण भूमिका है। देखो दो कौन कौन सी थी? एक तो थी नागमती। कौन थी? नागमती। ये भी आपको याद रखना है। एक आपको याद रखना है पद्मनी। और पद्मनी की ही महत्वपूर्ण आपको भूमिका याद रखनी है। ये कौन थी सर? पद्मनी सिंगल द्वीप की राजकुमारी। कौन थी? सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी। सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी पद्मनी। और इसके पिता का नाम बात करें, पद्मनी के पिता गंधर्व सेन थे और माता संपावती। माता की बात करें तो कौन थी? संपावती, याद रखना है। और भाई की बात करें तो भाई था बादल। भाई कौन था? बादल। और चाचा की बात करें तो चाचा था गोरा। और प्रिय तोता की बात करें सॉरी, प्रिय तोता की बात करें तो एक तोता भी था पद्मनी का, जिसका नाम है हीरामन तोता। हीरामन तोता। तो ये सारी जानकारी पद्मनी के बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि रतन सिंह के शासनकाल में पद्मनी की महत्वपूर्ण भूमिका है। पद्मनी कौन थी? सिंगल द्वीप की राजकुमारी, पिता गंधर्व सेन, माता संपावती, भाई बादल, सासा गोरा, प्रिय तोता हीरामन तोता। और क्या बातें होती हैं देखिए, रतन सिंह ने राघव शैतन जो इनके दरबार में था, वो क्या था? राघव शैतन एक तांत्रिक था। उसने क्या किया? और उसने ऐसी बातें की, देखो सही समझना इसको। रतन सिंह इसको साफ करते हैं, पहले उसके बारे में समझते हैं। देखो रतन सिंह के दरबार में एक था, कौन था? राघव शैतन। वो तांत्रिक था। क्या था? तांत्रिक, मतलब जादू टाना जानता था। वो पद्मनी को अपने वंश में करना चाहता था। तो इसकी जानकारी किसको मिल जाती है? रतन सिंह को मिलती है। रतन सिंह इसको दरबार से क्या कर देते हैं? बाहर निकालते हैं। दरबार से क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं, मतलब बाहर निकाल देते। तो जो राघव शैतन था वो जाता है एक के पास, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है। कहाँ जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी को क्या बताता है? रतन सिंह की रानी पद्मनी की सुंदरता के बारे में बताता है कि विश्व की इतनी सुंदर रानी तो मैंने कभी भी नहीं देखी। तो ये सारी बातें उसकी सुंदरता का, सौंदर्य का वर्णन करता है। कौन करता है? राघव शैतन करता है। और किससे करता है? अलाउद्दीन खिलजी से करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या सोचा? पद्मनी को प्राप्त करने का उसने एक उद्देश्य बनाया। तो आगे क्या बात होती है
देखिए फिर आता है रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की बात। इधर तो है रतन सिंह और उधर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इनके मध्य संघर्ष हुआ। क्या हुआ? संघर्ष। अब संघर्ष के कारण भी आपको याद रखना है, किस कारण संघर्ष रहा। रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी के मध्य कौन कौन से ऐसे कारण थे जिनके मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो पहला कारण याद रखना कि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की, पहला कारण। दूसरी बात करें, दूसरा कारण था एक और, चित्तौड़ का सामरिक महत्व। चित्तौड़ का सामरिक क्या था? महत्व था। चित्तौड़ का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। और तीसरा कारण याद रखना, पद्मिनी की सुंदरता। पद्मिनी की सुंदरता। कुछ विद्वान पद्मिनी की सुंदरता को ही इसका महत्वपूर्ण कारण मानते, लेकिन हमको तीनों कारण आपको याद रखना है। अब आगे क्या बातें होती हैं तो देखिए, इतना साफ समझ में आ गया होगा। तो ये कारण अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के मध्य संघर्ष के कारण आपको याद रखना है। अब देखो आगे क्या होती है, क्या रणनीति होती है। अब अलाउद्दीन खिलजी, मतलब एक एक की बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर क्या होता है, चित्तौड़ पर आक्रमण की बात करें, चित्तौड़ पर क्या स्थिति होती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो डायग्राम के सामने, आक्रमण कब करता है? आक्रमण एक है घेरा डाला। कब डाला घेरा? कितने दिन तक घेरा डाला? और तीसरा की बात करें कि अधिकार कब हुआ, किस चित्तौड़ पर अधिकार कब। ये तीन स्थिति आपको याद रखनी है अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर। क्या स्थिति याद रखनी है? पहला, आक्रमण की बात करें तो आक्रमण होता है 28 जनवरी। कौन सी जनवरी? 28 जनवरी 1303 की बात आती है। 28 जनवरी 1303 पर जाकर आक्रमण करने की कोशिश करता है। और कितने महीनों तक घेरा डाला रखा? तो 8 माह तक उसने घेरा रखा हुआ। किसका? चित्तौड़ का, याद रखना। और आखिर में अधिकार कब हो जाता है? 26 अगस्त को। कब होता है? 26 अगस्त 1303 को अधिकार होता है। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। कहाँ पर? चित्तौड़ पर। तो ये क्या हो गया? चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है। क्या होता है? उस समय चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है। तो प्रथम शाखा की जानकारी भी याद रखनी। देखो कैसे होता है प्रथम शाखा। अब बात को रखना है आपको चित्तौड़ का प्रथम शाखा। चित्तौड़ का प्रथम शाखा। सर चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब होता है? तो 1303 में होता है। याद रखना। चित्तौड़ का शासक कौन था? चित्तौड़ का शासक आपको अभी पढ़ रहे हैं, वही था रतन सिंह। याद रखना। उसके बाद में रतन सिंह ने कौन क्या करता है? केसरिया करता है। रतन सिंह केसरिया करता है। और जो रतन सिंह के जो सेनापति थे, कौन थे सेनापति? गोरा बादल। गोरा बादल, दो सेनापति थे, रतन सिंह और सेनापति गोरा बादल। ये क्या करते हैं? केसरिया करते हैं।
और जौहर की बात आती है तो जौहर किसने किया, तो जौहर करती है पद्मिनी। कितनी महिलाओं के साथ किया जौहर, 1600 महिलाओं के साथ किया, महिलाओं के साथ जौहर किया। ये भी जानकारी आपको याद रखनी है। चित्तौड़ के प्रथम शाखा का आक्रमणकारी कौन था, जो आपको भी चल रहा है आक्रमणकारी था, आक्रमण किसका था, अलाउद्दीन खिलजी का। तो ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा की जानकारी भी आपको याद रखनी है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इसके चित्तौड़ पर अधिकार किया और इस चित्तौड़ का ही नाम चेंज कर दिया। तो क्या नाम रखा, प्रश्न बनता है क्या नाम रखा, तो नाम रखता है अपने पुत्र के नाम पर खिरजा खा, उसके पुत्र का नाम था तो खिरजाबाद रखा। क्या रखा, खिरजाबाद। तो इसका नाम परिवर्तन किया, नाम परिवर्तन किया किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसके ऊपर रखा, अपने पुत्र के नाम के ऊपर रख दिया। पुत्र का नाम क्या था, खिरजा खा था, और खिरजा खा से क्या कर दिया, खिरजाबाद, खिरजाबाद कर दिया। किसका नाम, चित्तौड़गढ़ का। इसके बाद में 1303 से लगाकर 1324 की बात करें, चित्तौड़ पर अधिकार की बात करें, चित्तौड़ पर अधिकार किसका रहा, पहला अलाउद्दीन खिलजी अधिकार किया, उसके बाद अपने पुत्र को दिया फिरोज खां को, इसको फिरोज खां को, और इसके बाद में फिरोज खां ने किसको दे दिया, मालदेव सोनगरा को नियुक्त कर दिया। तो मालदेव सोनगरा, इसको भी आपको याद रखना है। और मालदेव सोनगरा को ही क्या कहा जाता है, मुसलाम मालदेव कहा जाता है। ठीक है, तो 1303 से 1326 तक अलाउद्दीन खिलजी, खिरजा खां और मालदेव सोनगरा का चित्तौड़ पर शासन रहा। तो ये जानकारी आपको याद रखनी है। इसके बाद में अगली जानकारी की बात करें तो मेवाड़ पर इस शासन के बाद में सिसोदिया यानी राणा शाखा का प्रारंभ होता है। और राणा शाखा की स्थापना कौन करते हैं, उसकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आप अपना नोट्स बनाइए बढ़िया सा, एक एक लाइन को नोट कीजिए। और ये हिस्ट्री की क्लास शुरू हो गई है वापस, कुछ दिनों के लिए रुक गई थी। और अपने क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।